वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत हम पढ़ेंगे, और इससे पहले भी काफ़ी मैं आप लोगों के साथ देखिए टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और स्पेशली जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, टीचर बनने वाले हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट से टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप लोगों का सी टेट है, यूपी टेट है, एच टेट है। तो ऐसे हर एक स्टेट में आप लोगों के टेट एग्जाम्स होते हैं। तो जो भी बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सभी बच्चों के लिए। तो आप लोग सीडीपी पैडागोजी ऑफ इंग्लिश, पैडागोजी ऑफ हिंदी की प्रिपरेशन आप लोग उसमें कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किए गए हैं, और आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं डेली बेसिस पे लेकर आती हूँ। तो उसी में से एक टॉपिक है आप लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे केवीएस DSSB की तैयारी कर रहे हैं, या सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट से, जैसे कि मैंने बोला कि टेट एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर है, बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट होता है पैडागोजी ऑफ इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप वो लैंग्वेज चूज करते हैं, तो उसके अंदर भी आप लोगों को ये सिद्धांत पढ़ने होते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ने होते हैं। और इसके अलावा जो बीएड सेकेंड ईयर है, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो इसके अंदर भी आप लोगों का ये टॉपिक दिया होता है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो इसलिए इसको आपको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोगों के साथ में आज मैं ये लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। और इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ भी नॉलेज को जरूर बांटें। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत आता है वो आता है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो देखिए, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अभिप्रेरणा एवं रुचि। तो ये अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत है आप लोगों का। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, तो देखिए, आप लोग जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो उसके लिए क्या है, मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी होता है। अगर मोटिवेशन ही नहीं होगा हमारे पास में, और या अभिप्रेरणा जिसको हिंदी में बोला जाता है नहीं होगा, तो हम कोई नई चीज नहीं सीखेंगे। जैसे कि सेकंड लैंग्वेज, स्पेशली जब हम बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की, तो कोई भी अगर मुझे सेकंड लैंग्वेज सीखनी है, मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश मेरे लिए सेकंड लैंग्वेज है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। इसी तरीके से हो सकता है आप फ्रेंच को चुने, आप हो सकता है जर्मन को चुने। तो जो भी आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो, तो उसके लिए मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है कि क्यों आप वो लैंग्वेज पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ना चाहते हो। तो क्योंकि जब तक आपको मोटिवेशन नहीं होगा, अंदरूनी तौर पे आपको नहीं पता होगा कि आपको क्यों करना है, तब तक आपको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। तो इंटरेस्ट के लिए अभिप्रेरणा का यानी कि मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। और जरूरी है कि आप लोग जो है, जो चीज बच्चे को इंटरेस्ट है, जिस चीज में जिसमें बच्चे की रुचि है, बच्चे को वो पढ़ाया जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे को ग्रामर सीखनी है, मान लीजिए उसको ग्रामर सीखनी है, और आप उसको क्या पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, तो क्या उसको इंटरेस्ट आएगा? या उसको अभी तक ग्रामर ही नहीं आती, आपने उसको लिटरेचर पकड़ा दी, तो उसको वो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रुचि नहीं है उसमें। या फिर अगर कोई बच्चा है, उसको लिटरेचर पढ़ना है, उसको लिटरेचर पढ़ने में इंटरेस्ट है, और आप उसको ग्रामर बुक दे रहे हैं, तो क्या उसको इंटरेस्ट आएगा? तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज को सीखने की, देखिए सिर्फ ये भाषा की बात नहीं है, लैंग्वेज की बात नहीं है, आप कोई भी चीज सीखने की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है, और इंटरेस्ट चाहिए होता है उस चीज को करने के लिए। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसको परस्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या आता है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी कि अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर थ्योरी ऑफ इमिटेशन, यानी अनुकरण का सिद्धांत। अब अनुकरण का क्या मतलब होता है, किसी चीज को देखना, देखकर सीखना, दैट इज इमिटेशन। हमारे घरों में क्या होता है, हमारे घर में क्या, कहीं पे भी आप देख लीजिए, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो बड़ों को देख कर सीखते हैं। जो भी लैंग्वेज है वो बड़ों को देख कर सीख रहे हैं, वो बड़ों को देख के ही उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे शब्द बड़े यूज करेंगे वो वैसे ही यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जब भी हम बच्चों के आगे जाते हैं, या बच्चों के आगे जो शब्द बोलते हैं, हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे वो सीखते हैं। इसी तरीके से एक टीचर भी जब क्लास में शब्दों का चयन कर रही है, भाषा बच्चों को सिखा रही है, लैंग्वेज बच्चों को सिखा रही है, तो उनको क्या है कि उनको सही शब्दों का चयन करना होता है, क्योंकि बच्चे उनको फॉलो करते हैं, ठीक है ना, रोल मॉडल मानते हैं वो टीचर्स को।
तो जो टीचर बोलेगी वो उसको फॉलो करेंगे, चाहे वो नॉलेज है, चाहे कोई सब्जेक्ट है, चाहे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं। तो उसके लिए कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल आपको दिया गया है वो दिया गया थ्योरी ऑफ इमिटेशन, यानी अनुकरण का सिद्धांत, कि आप जो भी चीजें करेंगे आप बच्चे उसी से सीखेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका थर्ड, थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। तो हैबिट फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि आप किसी आदत का निर्माण कर रहे हैं, और इसी को क्या है, एक्टिवनेस इसके अंदर दिया गया है, यानी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम बच्चों को कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं, तो एक्टिविटी करवाने से क्या होता है कि बच्चे एक्टिव बने रहते हैं, है ना। अगर हम एज अ टीचर बच्चों को एक्टिविटी नहीं करवाएंगे, कोई उनको प्रोजेक्ट वर्क नहीं देंगे, तो क्या होगा कि वो एक्टिव बनेंगे ही नहीं, वो पैसिव लर्नर हो जाएंगे, और लर्निंग कभी भी पैसिव नहीं होती है। तो ये मैंने हमेशा आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाए हैं उसमें बताया है कि पैसिव लर्निंग, कहीं पे भी अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है पैसिव लर्निंग, तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं और जो हमारी लर्निंग है वो हमेशा कैसी होती है, एक्टिव होती है, क्रियाशील। इसलिए टीचर को क्या है कि एक्टिविटी करवाते रहना चाहिए, जो भी टॉपिक्स है नए टॉपिक्स करवाने चाहिए। कुछ हो सकता है कुछ एक्टिविटी प्रोजेक्ट वर्क की बच्चों को करवाए जिससे बच्चे एक्टिव बने रहे। तो ये आप लोगों का थर्ड प्रिंसिपल है, थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। क्योंकि जैसे आप बच्चे एक्टिव रहेंगे तो वो क्या है, अगर आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो बच्चों को क्या है, वो लैंग्वेज में भी उनकी हैबिट में बना रहेगा, वो उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है आप लोगों का थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, जिसको हम बोलते हैं अभ्यास का सिद्धांत, यानी कि प्रैक्टिस करते रहना। आपने आज एक चीज सीखी और आपने पढ़ा और छोड़ दिया, जैसे कि मान लीजिए अभी आप ये प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, अब आपने ये प्रिंसिपल्स अभी पढ़े और आपने छोड़ दिया, अब आप इनको नहीं देख रहे, आपने आज सुने, आपको डैम श्योर कि आप लोगों को 10 दिन बाद इसमें से 5 भी मुश्किल से याद होंगे। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रहे, आपको समझ में आए, इसके लिए जरूरी है कि आप इसका प्रैक्टिस करें, उसको करें कि किस तरह करके देखें, अभ्यास करके देखें उसको। बाद चाहे तो आप लिख कर रहे हैं, चाहे पढ़कर कर रहे हैं, चाहे रिवीजन दोबारा वीडियो सुनकर कर रहे हैं, पर ये बहुत जरूरी है कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए टीचर बच्चों को कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ा दिया तो क्या होता है कि वो पढ़ा के खत्म हो गया, नहीं, तो उसके बाद में क्या दिया जाता है, बच्चों को एक्सरसाइज दी जाती है, जिसमें फिलअप्स हो सकते हैं, हो सकता है अंडरलाइन करने के लिए आपने बच्चों को कुछ दे दिया है, या कोई इस तरीके की एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, क्वेश्चन टैगिंग हो रही है, कुछ भी है, तो बच्चों को क्या है एक्सरसाइज दी जाती है ताकि वो उसकी प्रैक्टिस करें और उसको भूले नहीं। तो ये आप लोगों का फोर्थ प्रिंसिपल है। इसके बाद आता है आपका थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो इसमें का क्या मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं, तो क्या वो 10 बच्चे एक जैसे हो सकते हैं, या सबकी आदतें एक जैसी हैं, या सबका बोलने का तरीका या समझने का तरीका एक जैसे है, क्या सभी बच्चों के एक जैसे नंबर आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो 10 बच्चे क्लास में हैं, उन 10 के 10 बच्चों का क्या है, सीखने का तरीका अलग होगा, है ना। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे सीखता है, कोई एक्टिविटीज के थ्रू सीखता है, कुछ को होता है कि क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, इंक्वायरी के थ्रू सीखता है। तो ये क्या है, हर एक बच्चे का सीखने का तरीका है ना। तो उन चीजों को हमें ध्यान रखना है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखना है एज अ टीचर, कि जो बच्चा है वो किस तरीके से सीख रहा है। अगर 10 बच्चे उनमें से 5 ने जल्दी से सीख लिया, बट जो 5 बच्चे रह गए उनको किस तरीके से सिखाना है, वो किस तरीके से सीखेंगे। तो ये भी किसमें आता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के अंदर आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। और इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, इंडिविजुअल डिफरेंस पे। इवन जो बीएड की बुक है आप लोगों की, चाइल्डहुड की, उसके अंदर एक अलग से यूनिट है ये पूरी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। नेक्स्ट आप लोगों का आता है सिक्स्थ, थ्योरी ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, तो यानी कि भाषा के प्रति संवेदनशीलता का सिद्धांत। इसका क्या मतलब हुआ, एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ कि हम एक्सपोजर दे रहे हैं लैंग्वेज को, यानी कि हम भाषा को यूज कर रहे हैं। अगर मैंने कोई भाषा सीखी है, वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, या कोई और अदर लैंग्वेज है, जब तक मैं उसको यूज नहीं करूंगी, मैं उसका एक्सपोजर नहीं करूंगी, तो क्या वो लैंग्वेज मुझे आ जाएगी या किसी बच्चे को आ जाएगी। अगर मैं किसी बच्चे को एक चीज पढ़ाई और छोड़ दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि एक्टिवनेस और प्रैक्टिस के अंदर, कि जो बच्चा है एक तो एक्टिव रहना चाहिए और उसको अभ्यास करते रहना चाहिए। तो इसी तरीके से ये एक्सपोजर टू द लैंग्वेज है कि वो जो भी लैंग्वेज उसको आप यूज करें। हमने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि
कि जो इंग्लिश है वो सेकंड लैंग्वेज के अंदर आती है, चाहे वो, और फर्स्ट लैंग्वेज तो देखिए सबकी अलग अलग हो सकती है। तो इसमें क्या है कि जब हमने इंग्लिश सीखी, मैं इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि इंग्लिश है, मैंने ये सीखी, सभी बच्चे सीखते हैं, 12th तक कंपलसरी है, ग्रामर सबकी सेम ही होती है, लेवल अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने इंग्लिश सीखी, पर क्या हम उसको यूज कर पा रहे हैं, हम उसका एक्सपोजर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। यही प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चे आगे जाके किसी जॉब के लिए ट्राई करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो उनको किस में दिक्कत आती है, इंग्लिश में दिक्कत आती है। कुछ को रूल्स नहीं पता होते, कुछ को रूल्स का यूज करना नहीं आता, कुछ को लैंग्वेज वो बोल नहीं पाते हैं ठीक से, तो ये प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। और ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, क्योंकि एक्सपोजर नहीं हो रहा है लैंग्वेज का। तो अगर एक्सपोजर हो रहा होता है लैंग्वेज का, तो क्या है, बच्चे उसको अच्छे से बोल पा रहे होते, उसको यूज कर पा रहे होते, तो ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम का देखिए एक और ये रीजन भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि स्कूल का तो चलिए अलग बात हो गई कि वहाँ पे टीचर अगर ध्यान नहीं दे रही है, और अगर टीचर ध्यान दे भी रही है, बच्चों को सिखा भी रही है और बोल भी रहे हैं बच्चे, तो समटाइम क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें वो लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। हम जनरली हमारे जो घर में है वो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी बोली जाती है, जो भी हमारी मातृभाषा होगी उसमें बात होती है, सेकंड लैंग्वेज में नहीं होती, तो बच्चे को वो एक्सपोजर भी नहीं मिल पाता है। यही रीजन है कि जो बच्चे बाद में है स्पोकन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, स्पोकन लैंग्वेजेस को अटेंड करते हैं, क्लासेस जो होती है स्पोकन लैंग्वेजेस की, जिसकी वजह से फिर वो अलग से उनको पे करना पड़ता है, अलग से क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो ये भी इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें क्या है, एक्सपोजर होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है थ्योरी ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, जीवन समन्वय का सिद्धांत। यानी कि जो भी आप चीजें सीख रहे हो या बच्चे को सिखा रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, कोरिलेटेड होनी चाहिए, किससे, लाइफ से। कि अगर लाइफ से जुड़ी हुई नहीं होंगी चीजें तो बच्चा वो चीजों को सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, उसको लगेगा यार मेरे काम की नहीं है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैथ्स के रूल, कि मैथ्स में बहुत सारी थ्योरम्स आपने पढ़ी हैं, बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं आपने, उसमें सिग्मा पढ़ा है, उसमें आपने बीटा पढ़ा है, अल्फा पढ़ा है, तो बच्चे को सोचते हैं जो थीटा आप लोगों ने पढ़ा है, सीन थीटा, कॉस थीटा, कि अब इसका यूज कहाँ करें, है ना। आज भी बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हमें क्यों सिखाया गया है, वो जब उसका यूज ही नहीं था, तो जो उसका यूज होता तभी हमें सिखाते हैं ना। तो क्या है ये कि जो भी हम बच्चे को सिखाएं वो कैसा होना चाहिए, को रिलेशन विद लाइफ होना चाहिए, को रिलेटेड विद लाइफ होना चाहिए, लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और अगर आप कुछ बता रहे हो, जैसे मैंने अभी मैथ्स का एग्जांपल लिया, तो उन रूल्स को भी आप बताओ बच्चे को कि उसका लाइफ में किस तरीके से वो काम आ सकते हैं, किस लेवल पर वो काम आ सकते हैं, तभी बच्चा उनको इंटरेस्ट लेकर सीखता है। तो ये आप लोगों का प्रिंसिपल हो गया थ्योरी ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है थ्योरी ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच यानी कि मौखिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। अब देखिए जो भाषा है, हम जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसका सबसे जरूरी काम क्या होता है कि हम उसको यूज कर रहे हैं, है ना, बोल पा रहे हैं। मैं बोल के जो अपनी बातें हैं, अपने थॉट्स हैं, ये जो टॉपिक है मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, है ना, आप ये बोलकर आगे पहुंचाएंगे, तो इसका ओरल यूज होना बहुत जरूरी है लैंग्वेज का। तो जब तक आप मौखिक रूप से उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे भाषा का, तो वो भाषा क्या है, पूरी नहीं होती है। तो किसी भी भाषा के लिए जरूरी कि आप उसको बोल भी पाए, तभी आप कहेंगे कि मैंने वो भाषा सीख ली है, मुझे वो आती है, मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना, मैं समझ सकता हूँ उसको। तो ये आप लोगों का थ्योरी ऑफ ओरल अप्रोच हो जाता है, मौखिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। नेक्स्ट आप लोगों का आता है 9 थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अब देखिए जब हम बात करते हैं अनुपात और क्रम के सिद्धांत की, तो हम बात करते हैं SLRW। एस का मतलब क्या हो गया, स्पीकिंग हो गया, एल का मतलब लिसनिंग, आर का मतलब रीडिंग और डब्ल्यू राइटिंग। तो हम जब किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो ये लैंग्वेज में क्या है, ये चारों चीजें जरूरी है हमारे लिए, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इनका जब तक सही रेशो नहीं होगा, सही अनुपात में हम नहीं सीखेंगे, तब तक हमें कोई लैंग्वेज नहीं आ सकती है। अगर मैं खाली स्पीकिंग सीख लूं और ये 3 चीजें ना सीखूं, या ये दोनों सीख लूं, इसको नहीं सीखूं, तो क्या मुझे लैंग्वेज आ जाएगी? जब मुझे पढ़ना और लिखना ही नहीं आ रहा तो सिर्फ मेरा बोलने से काम चल जाएगा? जैसा कि बहुत ये कॉमन है कि हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, आज के टाइम में क्या है, जो इंग्लिश में बात कर सकता है वो क्या है, वो लिटरेट है, वो पढ़ा लिखा है। पर क्या आपने फॉरेन में देखा है, वहां पे तो जो भिखारी भीख मांग रहा है वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है ना, यानी कि वो बोल पा रहा है, उसमें वो सुन पा रहा है, पर क्या वो उसको पढ़ पा रहा है या लिख पा रहा है?
तो जब तक वो उसको रीडिंग या राइटिंग नहीं कर पाएगा, जब तक उसको वो नॉलेज नहीं होगी, आप कैसे उसको लिटरेट बोल सकते हो, है ना? क्या हम बोल सकते हैं वो पढ़ा लिखा है क्योंकि वो भिखारी इंग्लिश में भीख मांग रहा है? तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए बच्चे को ये स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 स्किल्स का आना जरूरी है। तभी हम कहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा है, कोई लिटरेट है, उसको चीजें समझ में आ रही है, लिखी हुई, बोली हुई। कोई अगर आपसे कोई बात कह रहा है, आपको वो समझ में आ रहा है ना? तो वो चीज जरूरी है। तो ये एक अनुपात है और इनका क्रम भी होता है। देखिए, चीजें सीखने का एक सही, जो हम बोलते हैं सीरीज, एक सीरीज होती है। जैसे कि आप नर्सरी का बच्चा है, नर्सरी के बच्चे को आप क्या एक पैराग्राफ लिखने के लिए दे देंगे? नहीं देंगे ना। आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसको अल्फाबेट सिखाएंगे, आप उसको रीडिंग करवाएंगे, बुक्स में देख कर पढ़वाएंगे कि ये एप्पल है, ये बॉल है। तब उसको क्या होगा? उसको उसकी नॉलेज होगी। फिर उस लेवल से ऊपर जाएगा, वो वर्ड्स बनाना सीखेगा, वर्ड फॉर्मेशन सीखेगा, फिर वो सेंटेंस बनाना सीखेगा, फिर उसका यूज करना सीखेगा। तो ये क्या है? एक सीरीज है। तो जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हो लैंग्वेज, वो कैसी होनी चाहिए? सीरीज में होनी चाहिए। आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को 4th लेवल का, 4th ग्रेड का नहीं दे सकते कुछ भी, कि आप उसको दे दें कि बेटा तू सीधे लेटर लिख, इनफॉर्मल लेटर, तो नहीं लिख पाएगा। या फिर आप 10th क्लास के बच्चे को दे दें कि बेटा तुम्हें अल्फाबेट लिखो, वो फटाफट लिख देगा। पर क्या आप देंगे उसको? नहीं देंगे ना। तो एक सीरीज होता है, एक रेशियो होता है, उसको हमें क्या है? फॉलो करना चाहिए इन लैंग्वेज टीचिंग। तो ये आप लोगों का 9th प्रिंसिपल हो गया। 10th प्रिंसिपल है हम लोगों का थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, जिससे आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेट एग्जाम में। चाइल्ड सेंटर्डनेस, या जिसको हम बोलते हैं बाल केंद्रिता का सिद्धांत, यानी कि आप जो भी सिखा रहे हैं बच्चों को, कैसे सिखाएंगे, वो कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, वो बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखकर सिखाना चाहिए, उसके लेवल को ध्यान में रखकर सिखाना चाहिए, बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखकर हमें बच्चे को सिखाना चाहिए। तो जब तक हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, बच्चे की लर्निंग भी नहीं हो पाएगी, जिसको हम हिंदी में अधिगम बोलते हैं। तो एक सही लर्निंग और अधिगम के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड है या नहीं है, वो बच्चे के लेवल का है कि नहीं है, बच्चे को उसको इंटरेस्ट है या नहीं है। तो ये प्रिंसिपल है आप लोगों का, इसका प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बाल केंद्रिता का सिद्धांत। आई होप कि ये सारे आप लोगों को देखिए प्रिंसिपल क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए, जो भी आप लोगों का डाउट है। और अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर करिएगा, आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ भी नॉलेज को जरूर बांटिएगा। और आप लोगों के लिए देखिए जो लाइव सेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, तो आप लोगों का जो इवनिंग में होता है 10 PM पे, उस लाइव सेशन को आप लोग जरूर अटेंड करें। आप लोगों के लिए है, टेट एग्जाम की तैयारी के लिए है आप लोगों का। उसमें आप लोगों की CDP की, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और पेडागोजी ऑफ हिंदी की तैयारी करवाई जा रही है। तो बेसिकली जो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं वो कवर उसमें किए जा रहे हैं, साथ में CDP के। तो उनको आप अटेंड करें, अपनी तैयारी करें और मेरे साथ इस तरीके से बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें। आप लोग जो भी आपकी प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप लोग जो भी टॉपिक्स आप लोगों के लिए डिस्कस किए गए हैं उनको आप लोग जरूर देखिए और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। तो आज का सेशन मैं यहीं ओवर करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है और नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लेकर। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।